हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और आज की इस वीडियो में हिंदी के दूसरे नंबर मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें 60 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है ये 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ए ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, बी ऑप्शन है डॉक्टर संपूर्णानंद की, सी ऑप्शन है महर्षि अरविंद की, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। तो ये महात्मा गांधी जी की रचना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है लुधियाना में, बी ऑप्शन है राजस्थान में, सी ऑप्शन है ननकाना साहब में, डी ऑप्शन है गुजरात में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। तो ननकाना साहब में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनका जन्म कब हुआ था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है 14 अप्रैल 1888 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1889 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1890 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है धर्म युद्ध, बी ऑप्शन है क्रम युद्ध, सी ऑप्शन है वर्ग युद्ध, डी ऑप्शन है यहाँ पे द्वंद्व युद्ध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता। तो वर्ग युद्ध नहीं होता, ये आपको याद रखना है, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। ए ऑप्शन है अक्षरों की कहानी से, बी ऑप्शन है भारतीय लिपियों की कहानी से, सी ऑप्शन है अक्षर कथा से, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है। तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि रसूलन बाई थी। यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई क्या थी। ए ऑप्शन है नर्तकी, बी ऑप्शन है गायिका, सी ऑप्शन है कवित्री, डी ऑप्शन है लेखिका। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसूलन बाई क्या थी। तो रसूलन बाई क्या थी, गायिका थी, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक क्या है, तो ये एक निबंध है, और इस निबंध को किसने लिखा, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है गुलाब राय, बी ऑप्शन है शांति प्रिय द्विवेदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए प्रताप नारायण मिश्र, डी ऑप्शन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, कि निबंधकार कौन है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि मछली शीर्षक कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। ए ऑप्शन है पेड़ पर कमरा, बी ऑप्शन है महाविद्यालय, सी ऑप्शन है मानसरोवर, डी ऑप्शन है कोठरी की बात। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे मछली शीर्षक कहानीकारक विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये महाविद्यालय से लिया गया है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न,
9 नंबर प्रश्न है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे। जो सेन साहब थे वो अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है बिजनेसमैन या इंजीनियर, बी ऑप्शन है वकील, सी ऑप्शन है प्रोफेसर, डी ऑप्शन है डॉक्टर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। ए ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान से, बी ऑप्शन है प्राणी विज्ञान से, सी ऑप्शन है मानव विज्ञान से, डी ऑप्शन है अंतरिक्ष विज्ञान से। तो यहाँ पे आपको बताना है नृवंश विद्या का संबंध किससे है, तो मानव विज्ञान से है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था। जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे इलाहाबाद में, बी ऑप्शन है लखनऊ में, सी ऑप्शन है कानपुर में, डी ऑप्शन है पटना में। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे लखनऊ में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि ला शत्रुज क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि ला शत्रुज क्या है। ए ऑप्शन है इमारत, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है मेरा सूत्र। तो यहाँ पे शत्रु, तो यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे ला शत्रुज क्या है, तो ला शत्रुज एक ईसाई मठ है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न है अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में, डी ऑप्शन है पंजाब में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। ए ऑप्शन है कहानीकारक की नौकरानी, बी ऑप्शन है कहानीकारक की बहन, सी ऑप्शन है कहानीकारक की पत्नी, डी ऑप्शन है कहानीकारक की मौसी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निर्मला कौन थी, तो निर्मला कौन थी, कहानीकारक की पत्नी थी, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि रसखान किस काल के कवि हैं। जो रसखान हैं वो किस काल के कवि हैं ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है आदि काल के, बी ऑप्शन है रीति काल के, सी ऑप्शन है आधुनिक काल के, डी ऑप्शन है भक्ति काल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रसखान किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक क्रम में संकलित कविता किस शब्द में है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस शब्द में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन यहाँ पे चौपाई के रूप में, बी ऑप्शन है दोहा के रूप में, सी ऑप्शन है सोरठा के रूप में, डी ऑप्शन है यहाँ पे छपाई के रूप में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस शब्द में है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये दोहा के रूप में है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान सागर किसकी कृति है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए मतीराम की, बी ऑप्शन है घनानंद की, सी ऑप्शन है देव की, डी ऑप्शन है केशव दास की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सुजान सागर किसकी कृति है, तो ये घनानंद की कृति है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। ए ऑप्शन है अपनी बेटी के लिए, बी ऑप्शन है पड़ोस की बच्ची के लिए, सी ऑप्शन है जनता के लिए, डी ऑप्शन है समाज के किसी बालिका के लिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिनकर ने जनतंत्र की जन्म शीर्षक कविता में दूधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो जनता के लिए किया है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19
19 नंबर प्रश्न है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए दुष्चक्र में सृष्टा, बी ऑप्शन है इसी दुनिया में, सी ऑप्शन है गलत पत्ते पर चिट्ठी, डी ऑप्शन है मन विगम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो दुष्चक्र में सृष्टा से ली गई है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है। यहाँ पे आपको बताना है कि गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए उपन्यास, बी ऑप्शन है काव्य संकलन, सी ऑप्शन है निबंध, डी ऑप्शन है कहानी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर की गलत पत्ते की चिट्ठी किस विधा की कृति है। तो ये काव्य संकलन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि कवि के अंदेशों में कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अंदेशों में कौन था। ए ऑप्शन है एक जानी दुश्मन, बी ऑप्शन है एक नेता, सी ऑप्शन है एक सन्यासी, डी ऑप्शन है एक दोस्त। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कवि के अंदेशों में कौन था। तो एक जानी दुश्मन था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। ए ऑप्शन है गुंजन, बी ऑप्शन है ग्राम्या, सी ऑप्शन है युगवाणी, डी ऑप्शन है यहाँ पे युगांत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता शीर्षक प्रगति पंथ के किस काव्य संकलन से लिया गया है। तो ये ग्राम्या से लिया गया है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जीवनानंद दास हैं वो किस भाषा के कवि हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है हिंदी, बी ऑप्शन है उड़िया, सी ऑप्शन है युगवाणी, डी ऑप्शन है मराठी। तो जो जीवनानंद दास है वो यहाँ पे बंगला भाषा के कवि हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे ये बंगला भाषा के यहाँ पे कवि हैं, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे युगवाणी नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बंगला होना चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। ए ऑप्शन है श्रृंगार, बी ऑप्शन है वीर, सी ऑप्शन है भक्ति, डी ऑप्शन है अद्भुत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है। तो ये भक्ति का यहाँ पे भक्ति भाव की है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि च का उच्चारण स्थान है। इसमें से आपको बताना है कि च का उच्चारण स्थान क्या है। ए ऑप्शन है कंठ, बी ऑप्शन है तालु, सी ऑप्शन है दंत, डी ऑप्शन है मूर्धा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि च का उच्चारण स्थान है, तो च का उच्चारण स्थान कौन है, तालु है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर, मुझे चला नहीं जाता वाच्य है। यहाँ पे आपको बताना है कि मुझे चला नहीं जाता वाच्य है। ए ऑप्शन है कृति वाच्य, बी ऑप्शन है क्रम वाच्य, सी ऑप्शन है भाव वाच्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको भाव का पता चल रहा है कि मुझे चला नहीं जाता, ये भाव यहाँ पे बता रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। ए ऑप्शन है संयम, बी ऑप्शन है हिम्मत, सी ऑप्शन यहाँ पे देखिए चाछुक, डी ऑप्शन है यहाँ पे पनघट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो यहाँ पे स्त्रीलिंग है। तो जो यहाँ पे हिम्मत है ये क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है कि सफल का भाववाचक संज्ञा है। इसमें से आपको बताना है कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है। ए ऑप्शन यहाँ पे देखिए असफलता,
बी ऑप्शन है सफल, सी ऑप्शन है सफलता, डी ऑप्शन है यहाँ पे असफल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सफल का भाववाचक संज्ञा क्या है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सफल का भाववाचक क्या होता है, सफलता होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न है कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे बहुवचन बताएं। किसका बहुवचन बताना है, यहाँ पे देखिए आसमान में चिड़िया उड़ रही है, यहाँ पे बहुवचन आपको क्या करना है, बताना है। ए ऑप्शन है आसमान, बी ऑप्शन है चिड़िया, सी ऑप्शन है उड़, डी ऑप्शन है मैं। तो यहाँ पे बहुवचन कौन है, तो चिड़िया है, यहाँ पे चिड़िया उड़ रही है, यानी एक से अधिक चिड़िया उड़ रही है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बहुवचन हो गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कलम शब्द का शुद्ध रूप कौन है। इसमें से आपको बताना है कि कलम शब्द का शुद्ध रूप कौन है। ए ऑप्शन है कैलाश, बी ऑप्शन है यहाँ पे कलश, सी ऑप्शन है यहाँ पे कलश, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से यहाँ पे देखिए आपको बताना क्या है कि कलम शब्द का शुद्ध रूप क्या है, तो कलश है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे है परिवार का विशेष्य होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार का विशेष्य क्या होता है। ए ऑप्शन है पाशविक, बी ऑप्शन है यहाँ पे देखिए पारिवारिक, यहाँ पे सी ऑप्शन है यहाँ पे पौराणिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे पार्थी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिवार का विशेष्य होता है, तो परिवार का विशेष्य क्या होता है, तो पारिवारिक होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है। ए ऑप्शन है जाना, बी ऑप्शन है रोना, सी ऑप्शन है चिल्लाना, डी ऑप्शन है कहना। तो यहाँ पे आपको सकर्मक क्रिया का उदाहरण बताना है कि कौन होगा, तो यहाँ पे कहना क्या होगा, यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए काल के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि जो काल होता है वो उसका कितना भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 3, डी ऑप्शन है 4। तो काल के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न की वाह वाह यहाँ पे अवयव है। यहाँ पे आपको बताना है कि वाह वाह में कौन सा अवयव है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आश्चर्य बोधक, बी ऑप्शन है शोक बोधक, सी ऑप्शन है स्वीकार बोधक, डी ऑप्शन है हर्ष बोधक यानी खुशी वाला बोधक। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वाह वाह में कौन सा अवयव है। तो ये देखिए जब लोग खुश होते हैं उस समय क्या कहते हैं, वाह वाह कहते हैं। तो ये हर्ष का मतलब क्या होता है, खुशी, यानी हर्षबोधक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न है कि बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है। यहाँ पे आपको बताना है कि बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है तो इसमें कौन सा कारक है। यहाँ पे के लिए कौन सा कारक है ये आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कर्म, बी ऑप्शन है संबोधन, सी ऑप्शन है संप्रदान, डी ऑप्शन है संबंध। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बच्ची के लिए कपड़ा खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है। तो इसमें कौन सा कारक है, तो संप्रदान है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। इसमें से आपको बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ए ऑप्शन है उज्ज्वल, बी ऑप्शन है रेखांकित, सी ऑप्शन है यहाँ पे तथार्थ, डी ऑप्शन है दुष्कर्म। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे दुष्कर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। यहाँ पे आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है। ए ऑप्शन है कर्मधारण, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवयवी भाव, सी ऑप्शन है द्वंद्व, डी ऑप्शन है बहुव्रीहि। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो अवयवी भाव है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं 38 नंबर एक मुहावरा है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है हराना,
बी ऑप्शन है जलाना, सी ऑप्शन है छक्के मारना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छक्के छुड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है हराना, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कि चलाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो चलाक है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ए ऑप्शन है ता, बी ऑप्शन है यहाँ पे झौता, सी ऑप्शन है औता, डी ऑप्शन है अक। तो यहाँ पे आप लोग जब इसका उच्चारण करेंगे तो चलाक, यहाँ पे अ और क आएगा लास्ट में चलाक, तो यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलाक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो अक प्रत्यय लगा हुआ है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि पुष्प का यहाँ पे पर्याय यानी समानार्थक शब्द है, यानी यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है सुमन, बी ऑप्शन है यहाँ पे कलिका, सी ऑप्शन है अनिल, डी ऑप्शन है यहाँ पे अनंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पुष्प का पर्याय यानी समानार्थक शब्द क्या है, यानी पुष्प का दूसरा नाम क्या होता है। तो सुमन का भी मतलब क्या होता है, पुष्प होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है कि अपमान का विपरार्थक शब्द है, यानी यहाँ पे आपको अपमान का यहाँ पे उल्टा शब्द बताना है कि क्या होगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए इज्जत, बी ऑप्शन है यहाँ पे बेइज्जत, सी ऑप्शन है यहाँ पे सम्मान, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे अपमान का आपको विलोम बताना है कि अपमान का उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे सम्मान होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बेइज्जत का उल्टा क्या होगा, इज्जत होगा, तो ये भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ी है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द यहाँ पे आपको बताना है कि योग रूढ़ी है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए त्रिनयन, बी ऑप्शन है विंध्याचल, सी ऑप्शन है यहाँ पे लालिमा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कमल। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा शब्द योग रूढ़ी है। तो यहाँ पे देखिए त्रिनयन यहाँ पे क्या हो जाएगा, योग रूढ़ी हो जाएगा। इसे आपको क्या रखना है, याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न है कि यह शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो यह शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है। ए ऑप्शन है पुरुषवाचक, बी ऑप्शन है संबंधवाचक, सी ऑप्शन है निश्चयवाचक, डी ऑप्शन है अनिश्चयवाचक। तो यह में क्या है, निश्चयवाचक है, ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए यह लड़का आया था, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यही लड़का है जो आया था। यहाँ पे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि यह लड़का आया था, तो ये निश्चय यहाँ पे निश्चयवाचक हो जाएगा। अगर यही रहता कि कोई लड़का आया था तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन लड़का आया था, तो यहाँ पे कोई लड़का आया था तो यहाँ पे नहीं पता चल रहा है, तो ये हो जाता है यहाँ पे अनिश्चयवाचक अगर यहाँ पे कोई रहता तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यह लड़का आया था, वह गाय, यह कलम, इससे पता चल रहा है कि यही कलम है, यानी यह निश्चयवाचक है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि दुर्गण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। यहाँ पे आपको बताना है कि दुर्गण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ए ऑप्शन है दू और आधा रस, बी ऑप्शन है यहाँ पे दूह, सी ऑप्शन है यहाँ पे दूर, डी ऑप्शन है यहाँ पे दूर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दुर्गा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पे दू और आधा र उपसर्ग है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महादेव का समानार्थी नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो महादेव का समानार्थी नहीं है। ए ऑप्शन है नीलकंठ, नीलकंठ महादेव को बोला जाता है, तो ये समानार्थी हुआ। यहाँ पे देखिए दामोदर, दामोदर नहीं बोला जाता है, तो ये नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ये महादेव का समानार्थी नहीं है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे शशि शेखर ये भी महादेव का नाम है, और चंद्रशेखर ये भी क्या है, महादेव का नाम है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो दामोदर है ये नहीं है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि जिसका जन्म 2 बार होता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है सर्वज्ञ, बी ऑप्शन है अल्पज्ञ,
सी ऑप्शन है द्विज, डी ऑप्शन है अज्ञा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जिसका जन्म 2 बार होता है उसे क्या कहते हैं, तो द्विज कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न के नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए ऑप्शन है सब लोग अपनी राय दें, बी ऑप्शन है यहाँ पे आपने मुझ पर संदेह किया, सी ऑप्शन है यहाँ नहीं आओ, यहाँ पे डी ऑप्शन है तुम्हारा काम करो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इस वाक्य में, इन 4 वाक्य में कौन सा शुद्ध है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपने मुझ पर संदेह किया, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर। 48 नंबर प्रश्न है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे लोक, यहाँ पे लोकित का अर्थ है। यहाँ पे आपको बताना है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे, इसका अर्थ क्या होगा। ए ऑप्शन है मूर्ख धनवान, बी ऑप्शन है कंजूस धनवान, सी ऑप्शन है निर्दय धनवान, डी ऑप्शन है कुरूप धनवान। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आंख के अंधे गांठ के पूरे का यहाँ पे अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे मूर्ख धनवान होगा, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न है कि कौन सा शब्द अविकारी का उदाहरण है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो अविकारी का उदाहरण है। ए ऑप्शन है पेड़, बी ऑप्शन है पर्वत, सी ऑप्शन है यहाँ पे लड़का, डी ऑप्शन है अभी। तो यहाँ पे अविकारी का उदाहरण कौन सा शब्द है इसमें से, तो अभी क्या है, यहाँ पे अविकारी का उदाहरण है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर। 50 नंबर प्रश्न है कि मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य कौन है। यहाँ पे आपको बताना है कि मोहन विद्यालय जाता है, तो इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है विद्यालय, बी ऑप्शन है मोहन, सी ऑप्शन है जाना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, तो मोहन है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर। 51 नंबर प्रश्न है कि ढाते विश्वास के रचयिता हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास के रचयिता कौन है। ए ऑप्शन है सावर दहिया, बी ऑप्शन है सुजाता, सी ऑप्शन है सतकोड़ी होता, डी ऑप्शन है श्रीनिवास। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ढाते विश्वास के रचयिता कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सतकोड़ी होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 52 नंबर। 52 नंबर प्रश्न है कि मंगमा की बहू का क्या नाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की जो बहू है उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है नजमा, बी ऑप्शन है रंगमा, सी ऑप्शन है गंगमा, डी ऑप्शन है यहाँ पे संगमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है, तो नजमा है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर। 53 नंबर प्रश्न है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है। ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है माँ का, सी ऑप्शन है पुत्र का, डी ऑप्शन है पुत्री का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है, तो माँ का यहाँ पे वर्णन किया गया है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर। 54 नंबर प्रश्न है कि विद्यालय क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय क्या है। ए ऑप्शन है यौगिक, बी ऑप्शन है योग रूढ़, सी ऑप्शन है रूढ़, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यालय क्या है, तो विद्यालय यहाँ पे यौगिक है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर। 55 नंबर प्रश्न है कि हाथ क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि हाथ क्या है। ए ऑप्शन है यौगिक, बी ऑप्शन है योग रूढ़, सी ऑप्शन है रूढ़, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हाथ क्या है, तो हाथ रूढ़ है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 56 नंबर प्रश्न है, वह बहुत अच्छा लड़का है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए निजवाचक, बी ऑप्शन है पुरुषवाचक, सी ऑप्शन है निश्चयवाचक, डी ऑप्शन है संबंधवाचक। तो यहाँ पे है वह बहुत अच्छा लड़का है, यानी यहाँ पे पता है कि वो जो लड़का है वो बहुत ही अच्छा लड़का है। तो ये इससे यहाँ पे देखिए निश्चय का बोध हो रहा है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 57 नंबर।
57 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होता है, देव जोड़ इंद्र होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 58 नंबर प्रश्न है कि भविष्य काल के कितने, यहाँ पे भविष्य काल के कितने प्रकार हैं। ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भविष्य काल के कितने प्रकार होते हैं, यानी कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे, यह गाय खूब दूध देती है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इस वाक्य में बताना है कि जो यह शब्द है, यह इसमें कौन सा यहाँ पे सर्वनाम है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं कि यह निश्चयवाचक है, यानी यह गाय खूब दूध देती है, यानी यह वही गाय है जो खूब दूध देती है। यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि ये जो गाय है ये बहुत ही यानी खूब दूध देती है। तो यहाँ पे पता चल जा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। इसमें से आपको बताना है कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन है विभा ने चिट्ठी पढ़ी, बी ऑप्शन है सुषमा रोने लगी, सी ऑप्शन है घोड़ा दौड़ता है, डी ऑप्शन है निशांत सो गया। तो इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किसमें हुआ है, तो यहाँ पे विभा ने चिट्ठी पढ़ी, इसमें क्या है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपने यहाँ पे 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लिए हैं। अगर इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग लिख के जरूर याद कीजिए, और इसका पीडीएफ हम कल आपको अपने स्टडी ग्रुप में यहाँ पे डाल देंगे, तो आपका इसका पीडीएफ आपको क्या होगा, मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ पे देखिए वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।